चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारी रिवीजन क्लास जो है कंटिन्यू चलेंगी, है ना। तो उसी रिवीजन क्लास में हमारा गवर्नर जनरल चल रखा था, बायोलॉजी तक हमने पढ़ा था। जो आज गवर्नर जनरल है वो सर जॉर्ज वार्लो है ना। हम जल्दी जल्दी काम करते हैं। सर जॉर्ज वार्लो, ये व्यक्ति जो था 1805 से लेके 1807 के बीच में जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके टाइम पे क्या हुआ था वो जल्दी जल्दी हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। पहला याद रखिएगा, इसने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हस्तक्षेप की नीति को अपनाया इसने। और इसका जो दूसरा था याद रखिएगा, इसके टाइम पे 1806 में याद रखिएगा वेल्लोर में, ठीक है, वेल्लोर एक जगह थी, वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था। वेल्लोर में क्या हुआ था बताइएगा, सैनिक विद्रोह हुआ था। तो उसके टाइम पे दो ही इंपॉर्टेंट है कि इसने हस्तक्षेप नीति का जो है फॉलो किया था। ठीक है, और दूसरा इसने 1806 में इसके टाइम पे वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था। एक्चुअल में क्या हुआ था वेल्लोर में इसने क्या कर दिया था, वेल्लोर के जो सैनिक थे, जैसे हम लोग देखा होगा कि हम लोग हिंदू धर्म से है, तो हम लोग जैसे ताबीज हो गया है ना, तो सर में जैसे मतलब कुछ और भी ले लो, ताबीज ले लो, कुछ और भी ले लो, ऐसे इंडिकेटर्स पहनते हैं कि जो मतलब कई बार हमसे कोई पंडित कह देता है या कोई अन्य आदमी कह देता है कि भैया अंगूठी पहनेगा तो क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा बताइएगा, ये आपके लिए सेफ रहेगी, ऐसा कुछ मतलब धार्मिक चिन्ह, मतलब ठीक है, जो हमारे धार्मिक चिन्ह रहते हैं जिन्हें हम अपने शरीर पे या माथे पे या कहीं कहीं ना पहनते हैं, तो धार्मिक चिन्ह। इसने क्या कर दिया याद रखिएगा, 1806 में इसने भारतीय सैनिकों के धार्मिक चिन्ह पर प्रतिबंध लगा दिया कि भैया अब कोई भी जो भारतीय सैनिक है वो सेना में आएगा तो वो धार्मिक जो है चिन्ह नहीं लगाएगा, चाहे वो ताबीज हो कुछ और भी हो। तो ऐसी स्थिति में वेल्लोर के जो सैनिक थे उन्होंने सैन्य विद्रोह कर दिया, तो इसीलिए ये धार्मिक चिन्हों को प्रतिबंध को लेके जो है पहली बार भारत में इसके टाइम पे वेल्लोर से जो है सैनिक विद्रोह उठा था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, सैनिक विद्रोह उठा था। इसके बाद मिंटो प्रथम आता है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम आता है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसके टाइम पे सबसे पहले क्या होता है, 25 अप्रैल 1809 को, ये काफी इंपोर्टेंट डेट है इसके टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के प्रथम के टाइम पे राजा रणजीत सिंह से इन लोगों की ये और इसकी ओर से जो भाग लेने जाता है वो चार्ल्स मैटकॉफ जाता है। ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ, तो अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मैटकॉफ ने और भारतीयों की ओर से राजा रणजीत सिंह ने जो है 25 अप्रैल 1809 को जो है अमृतसर की संधि की थी। अमृतसर की संधि, क्वेश्चन आता है कि अमृतसर की संधि किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मिंटो प्रथम, और अंग्रेजों की ओर से भाग किसने लिया था, चार्ल्स मैटकॉफ। इसमें हुआ क्या था, जो सतलज नदी है, ठीक है, जो सतलज नदी है उसके पूर्वी क्षेत्र को तो अंग्रेजों को दे दिया गया था और पश्चिमी क्षेत्र जो था वो राजा रणजीत सिंह को दिया था। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र, तो इसीलिए बताया जाता है कि कौन सी संधि से अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के बीच में सतलज नदी एक मिडिएटर का यानी कि एक डिवाइडर का काम किया, तो वो कौन सी संधि थी बताइएगा, अमृतसर की संधि, जो राजा रणजीत सिंह वर्सेज चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में हुई थी 25 अप्रैल 1809 में, किसके टाइम पे, लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा 1807 से 1813 तक इसका टाइम पीरियड लिखेगा, 1807 से 1813। इसके टाइम पे देखिएगा 1813 का जो है चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था जो दूसरे नंबर का था। ठीक है, पहले नंबर का चार्टर एक्ट आया था 1793 में, चार्टर आए थे 20-20 साल में, पहला 1793, दूसरा 1813, तीसरा 1833 और चौथा 1853 में, याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट था, याद रखिएगा। इसमें क्या कर दिया 1813 में, कंपनी का एकाधिकार जो है सिर्फ, याद रखिएगा, एकाधिकार चीन, चाय व अफीम, चीनी चाय व अफीम, ठीक है,
चीनी चाय व अफीम में कंपनी का एकाधिकार रहेगा। इसके अलावा जो भी और चीजें रहेंगी उनमें अदर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 1833 में चीनी चाय अफीम के अलावा इस पे कंपनी का एकाधिकार रखा और सभी पे प्रतिबंध हटा दिए थे, ठीक है। और 1833 में क्या किया, चीनी चाय अफीम से भी कंपनी का जो एकाधिकार था उसे हटा दिया और सारे अंग्रेज जो थे कहा कि कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो 1813 के एक्ट में सिर्फ चीनी चाय और अफीम के अधिकार रखे, उसके अलावा सारे समाप्त कर दिए, ठीक है। मतलब आंशिक रूप से समाप्त किए, आंशिक रूप से समाप्त किए 1813 में, और पूर्णतः समाप्त आएगा तो आपका आंसर क्या होगा बताइएगा, 1833 का एक्ट आया था। तो 1833 का एक्ट आया था, 1813 के एक्ट में ये बात कही गई थी। इसके अलावा इसके शासनकाल में जो 1813 का एक्ट आया था उसमें पहली बार भारत में शिक्षा के लिए, याद रखेगा, ठीक है, भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात किसमें की गई थी, 1813 का भारत का चार्टर एक्ट था, और किसके शासनकाल में आया था, लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में। तो इसके शासनकाल की 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सारी चीजें नोट करते रहिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन टपक सकता है आपके यूकेपीएससी में, क्योंकि 40 नंबर का जीएस है तो जीएस अच्छा पूछेगा। तो मोस्ट ऑफ मैं आपको आपका जीएस जो है वो रिवीजन करवा दूंगा पूरा, ठीक है। इसके बाद जो आएगा याद रखिएगा, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, इसके बाद अगला आएगा लॉर्ड हेस्टिंग। एक तो वॉरेन हेस्टिंग चला गया, ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, हेस्टिंग्स है, याद रखिएगा। ये 1813 से लेके 1823 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। सबसे पहले इसके शासनकाल में क्या हुआ था, 1814 से लेके 1816 के बीच में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, है ना, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, याद रखिएगा, बीच में आंग्ल लिख लीजिएगा, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। और आपको पता है इस युद्ध का जो समापन हुआ था वो संगोली की संधि से हुआ था। किसकी बताइएगा, संगोली की संधि से हुआ था। संगोली की संधि से प्रथम आंग्ल किसका बताइएगा, नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। कई बार, 1 मिनट बच्चों, कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि भैया जो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ठीक है, वो किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, और 1813 से 1823 का इसका कार्यकाल था, और किस संधि से हुआ था, संगोली की संधि से। उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा जा सकता है, और इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया के संदर्भ में भी पूछा जाएगा। उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा इसने दूसरा काम क्या किया, इसने पिंडारियों का दमन किया। ये काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी एक लुटेरा दल था, ठीक है, याद रखिएगा। पिंडारियों का दमन करने वाला पूछेगा तो लॉर्ड हेस्टिंग, इसने पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी एक लुटेरों का दल था जिसको मराठा, जिन लोगों को मराठा का समर्थन प्राप्त था, ठीक है, इन लोगों को जो है मराठा का समर्थन प्राप्त था। तो इसका अंत किसने किया बताइएगा, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग ने इसका अंत किया था। और इनको जो है मराठों का था, ये एक लुटेरों का दल था। अगर आप देखना चाहो तो सलमान खान की वीर मूवी है, इसी पे है, ठीक है, इन्हीं पिंडारियों पे है, याद रखिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको जानकारी मिल सकती है। इसके टाइम पे इसने मराठों के साथ तृतीय युद्ध किया था, ठीक है, मराठों के साथ तृतीय युद्ध किया था, और मराठा संघ का अंत कर दिया था, याद रखिएगा, मराठा संघ का अंत कर दिया था इसने, किसने, लॉर्ड हेस्टिंग ने। समझ में आना, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला आंग्ल पिंडारियों का दमन, और मराठा का पराजित कर दिया था, उसको भंग कर दिया था, ठीक है। इसके टाइम पे क्या हुआ था, इसके अलावा, ठीक है, इसने जब संगोली की संधि की थी और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जीता था, तो इसको मार्केस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा, मार्केस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि मार्केस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि उसको किस युद्ध के एवज में दी गई थी, तो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के संबंध में इसे मार्केस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी गई, ठीक है। इसके अलावा इसके शासनकाल की बात करें तो इसके शासनकाल में 1820 में, याद रखिएगा, रियतवाड़ी को लागू किया टॉमस मुनरो ने, ठीक है, मुनरो ने। और इसी के शासनकाल में 1822 में महालवाड़ी को लागू किया, किसने बताइएगा, हार्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के शासनकाल में 1820 में रियतवाड़ी टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया। रियत का मतलब किसान होता था, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से किसानों से जो है संबंध स्थापित किए इन लोगों ने, और भारत में सबसे ज्यादा भूभाग पर यही रियतवाड़ी जो थी स्टैंड थी, 51% भूभाग पर भारत में रियतवाड़ी जो थी लागू की गई थी, याद रखिएगा।
इसके बाद महालवाड़ी भारत के 30% क्षेत्रफल पर जो थी लागू थी, ठीक है। महाल का मतलब होता था गांव। इसमें क्या किया जाता था, एक गांव के मुखिया को जो टैक्स देता था उसका मुखिया बना दिया जाता था, और वही जो था अंग्रेजों को क्या पहुंचाता था, टैक्स पहुंचाता था। तो इसीलिए इसको महालवाड़ी कहा गया, जो हार्ट मैगेंजी द्वारा लागू की गई 1822 में, इसी के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में 1820 में रियतवाड़ी की जो है वो भी लागू किया गया था। इसके अलावा डीके कुर्बे आपने नाम सुना होगा, ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा डीके कुर्बे, ठीक है, डीके कुर्बे लिख लीजिएगा। डीके कुर्बे नहीं है, डेविड हेयर है, सॉरी, डेविड हेयर। डेविड हेयर ने इसी के शासनकाल में कलकत्ता में, याद रखिएगा, क्या किया था, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डेविड हेयर ने किसके शासनकाल में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। डेविड हेयर ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में। इसके अलावा इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रेस पर सेंसरशिप लगाई थी, किसने बताइएगा, वेलेजरी ने। इस व्यक्ति ने प्रेस पर जो सेंसरशिप लगाई थी, मतलब प्रेस पर प्रतिबंध को कुछ हद तक जो है समाप्त कर दिया था, ठीक है। प्रेस के प्रतिबंध कुछ हद तक जो है समाप्त किए, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, समाप्त किए थे कुछ हद तक। किसने, प्रेस पर प्रतिबंध किसने बताएगा, लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे लॉर्ड हेस्टिंग से जो पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद आएगा लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट आएगा इसके बाद, अगला गवर्नर जनरल बंगाल का। ये जो है याद रखिएगा 1823 से 1828 के बीच में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। इसके शासनकाल में याद रखिएगा एक चीज हुई थी, इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, लिख लीजिएगा, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था इसके शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में, ठीक है। और भारत के कुछ इलाके दे दिए थे 1800। इसके अलावा इसके शासनकाल में 1824 में बैरकपुर छावनी से एक सैन्य विद्रोह हुआ था। 1824 में बैरकपुर छावनी से एक सैन्य विद्रोह हुआ था, ये पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो बैरकपुर छावनी है मंगल पांडे यहीं से था, तो पहली बार बैरकपुर छावनी से जो सैन्य विद्रोह हुआ था वो लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे हुआ था, याद रखेगा। और प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध भी हुआ था। इसके साथ वर्मा के कुछ क्षेत्र और मणिपुर, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध को जीतने के बाद मणिपुर के कुछ क्षेत्र, सॉरी, वर्मा के कुछ क्षेत्र और मणिपुर जो है भारत को मिला था, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आता कि मणिपुर का विलय भारत में किस युद्ध से हुआ था, तो आंग्ल वर्मा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मणिपुर का विलय किया था भारत में, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद जो इंपोर्टेंट आता है लिख लीजिएगा, वो आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसके दो कार्यकाल लिखिएगा, ठीक है। दो कार्यकाल लिखिएगा। एक लिखिएगा 1828 से लेके 1833 के बीच में, और एक कार्यकाल लिखेगा 1833 से 1835 के बीच में। ऐसा मैंने दो जगह लिखा था, एक तो आपका वॉरेन हेस्टिंग पे, तो 1828 से 1833 के रूप में ये बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में होता है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में होता है, ठीक है। यही व्यक्ति गवर्नर जनरल के रूप में होता है इस टाइम पीरियड में। और इसके बाद याद रखिएगा 1835 से 1833 से 1835 के बीच में ये प्रथम, ठीक है, भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में होता है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में होता है, ठीक है। तो एक शासनकाल 1828 से 1833 के बीच में बंगाल का अंतिम गवर्नर होता है यही, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और 1833 से 1835 के शासनकाल में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। दो शासनकाल चलेंगे इसके, काफी इंपोर्टेंट। तो इस व्यक्ति के इस लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ दो उपाधियां जुड़ी हैं। ये पर्सनैलिटी ऐसी है जिसके साथ दो उपाधियां जुड़ी हैं। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी है और भारत का प्रथम जो है गवर्नर जनरल भी, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 से 1835 और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल 1828 से 1833 के बीच में रहता है। तो 1833 से 1828 से 1833 के बीच में कुछ इंपोर्टेंट काम करता है। जैसे सबसे पहले 1829 में ये
आपका आधुनिक भारत के पहले पुरुष याद रखिएगा, राजाराम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का द एंड करता है। सती प्रथा का द एंड करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 1829 में, ठीक है। सती प्रथा का अंत करता है। इसके बाद 1830 में ठगी प्रथा का भी अंत करता है। ठगी प्रथा का भी अंत करता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठगी प्रथा का भी अंत करता है। पहला सती प्रथा का अंत 1829 में और राजाराम मोहन राय के समर्थन से, और 1830 में याद रखिएगा ठगी प्रथा का अंत करता है। और इस ठगी प्रथा के अंत करने के लिए जो है एक कर्नल सलीमैन को नियुक्त करता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्चुअल में जो ठगी प्रथा का अंत किया था वो कर्नल सलीमैन ने किया था। अगर आपसे पूछे कि किस गवर्नर जनरल का शासनकाल था तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बताओ इसके शासनकाल में, पहले वाले शासनकाल में तो इसने जो सरकारी सेवाएं थी, ठीक है, जो सरकारी सेवाएं थी उनमें योग्यता को आधार बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने सरकारी सेवा में योग्यता को आधार बनाया था, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, याद रखिएगा। लिख लीजिएगा सारी चीजें, ठीक है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसने इसी शासनकाल में कलकत्ता में, याद रखिएगा, मेडिकल कॉलेज की नींव रखी, ठीक है, कलकत्ता में। इसी बीच में मेडिकल कॉलेज, क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव, कलकत्ता में देखिएगा मदरसा तो मैंने वॉरेन हेस्टिंग बताया था 1781 में, ठीक है। कलकत्ता में क्या आपका मदरसा, ठीक है। और कलकत्ता में प्रथम मेडिकल कॉलेज की नींव पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी के शासनकाल में 1833 का एक्ट आया, याद रखिएगा, ठीक है, चार्टर्ड तीसरा एक्ट था। इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी। पहला तो याद रखिएगा कि जो कंपनी का एकाधिकार था चीनी चाय और अफीम का, उसको बंद कर दिया गया, ठीक है, पूर्णतः उसका एकाधिकार पूर्णतः बंद कर दिया। दूसरा 1833 के एक्ट में क्या कर दिया गया, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसी एक्ट में इसको लास्ट घोषित किया और इसी एक्ट में इसको भारत का प्रथम जो है, क्वेश्चन आता है कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस एक्ट के माध्यम से हुई थी, तो 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा हुई थी, ठीक है। इसके अलावा कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद करवाया इसने, ठीक है, कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित, याद रखिएगा, ठीक है, सर्किट कोर्ट को बंद करवा दिया, इसने, बंदे ने कहा बंद करो, ठीक है, सर्किट कोर्ट बंद करो, ये हेडक है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समझ में आया ना। इसके अलावा याद रखिएगा इसके टाइम पे जो 1833 का एक्ट आया, तो 1833 के एक्ट में कहा गया कि एक विधि आयोग खुलेगा, ठीक है। 1833 के एक्ट में कहा गया था, जो 1834 में खुला था, और 1834 में जैसे ही हुआ था विधि आयोग, तो इसका प्रथम अध्यक्ष, याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले को बनाया था। और लॉर्ड मैकाले को पकड़ के रखेगा, ये व्यक्ति जो है बिल्कुल उछल कूद करेगा, क्वेश्चन बन सकता है इससे, लॉर्ड मैकाले से, याद रखेगा। लॉर्ड मैकाले आपने सुना होगा, ठीक है। इसने क्या किया, 1833 में विधि आयोग का गठन हुआ, 1834 में ये इसका अध्यक्ष बना और इसको जिम्मेदारी दी गई, याद रखिएगा, भारत में शिक्षा नीति का मसौदा बनाने के लिए, ठीक है, भारत में शिक्षा नीति का मसौदा बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा गया कि भारत में शिक्षा कैसे दे, इसकी जांच पड़ताल करो, क्या देसी भाषा में दे या अंग्रेजी भाषा में दे, ऐसा करके इसको जांच के लिए एक इसकी मतलब अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। 1835 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया जाए। तो जब इसकी रिपोर्ट सौंपी तो अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो 1835 में ऐसी डेट है जब, याद रखिएगा, भारत में क्या कर दिया गया, भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया। तो भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, ठीक है, किसके रिपोर्ट की सिफारिश पे हुआ और किसने करवाया, मोस्टली तो लॉर्ड मैकाले ने। और किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1835 में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हुआ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसी के शासनकाल में 1833 के आसपास में राजाराम मोहन राय जो थे वो एक राजा था मुगल काल का, अकबर द्वितीय था, ठीक है, अकबर द्वितीय। तो उसकी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड गए, ठीक है,
इंग्लैंड गए तो वहीं पे इंग्लैंड में ही याद रखिएगा वो उनकी मृत्यु हुई और वहीं पे उनका समाधि स्थल है किसका, राजा राम मोहन राय का। ठीक है, तो क्यों गए थे याद रखिएगा, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ये गए थे वहां और इनकी मृत्यु हो गई थी वहीं पे। ठीक है, इसके अलावा भारत में विधि का शासन स्थापित, विधि का शासन स्थापित करने का श्रेय जाता है इस व्यक्ति को, विधि का शासन स्थापित करने का श्रेय जाता है। ठीक है, करने का श्रेय जाता है, याद रखिएगा, किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। विधि का शासन आपने देखा होगा आर्टिकल 14 में है और उसके तहत संविधान में कहा गया है कि विधि के सामने सब एक समान है। आप कोई भी क्राइम करे, कोई भी कुछ करे तो जिस विधि से किसी को भी सजा दी जाएगी उसी विधि से आपको भी दी जाएगी, आप कोई भी हो। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 14 में जो विधि का शासन है इसके तहत दो पदों को जो है याद रखिएगा छूट दी गई है, एक आपका राष्ट्रपति को और एक जो है राज्यपाल को। इन दो व्यक्तियों को याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 14 में जो विधि का शासन है, जो सारा कोई भी क्राइम करेगा, कुछ भी करेगा तो एक समान, मतलब विधि का शासन का मतलब क्या है, विधि सबके लिए एक समान है भाई, आप कुछ करो, ठीक है, कुछ भी करो, आप कौन हो मतलब नहीं पड़ता है, क्योंकि विधि का शासन एक समान है। तो विधि का शासन सब पे समान लगेगा। आपने कुछ किया है और सामने वाले ने कुछ किया, आप चाहे किसके बेटे हो तो फर्क नहीं पड़ता, आपको वही सजा मिलेगी जो एक लास्ट लेवल के व्यक्ति को भी मिलेगी। ठीक है, तो इस आर्टिकल के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है याद रखिएगा ये अपवाद है, क्योंकि इनको आर्टिकल 361 के तहत कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं। क्या प्रोटेक्शन दिए गए हैं, कहा गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध उनके शासनकाल के दौरान कोई भी आपराधिक केस नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, बहुत कम रेयर चांसेस रहते हैं। कहा गया है आर्टिकल 361 में कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रति आपराधिक केस नहीं चलाया जा सकता। हाँ, वो पद से रिटायर हो जाएंगे तो भैया बिल्कुल चला दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भारत की एक गरिमा का पद है, इसलिए ये कहा गया है संविधान में, याद रखिएगा। ठीक है, आपको लिख लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसने 1934 में लिख लीजिएगा आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की। 1834 में इस व्यक्ति ने क्या किया बताइएगा, आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की, पूछा जाएगा कब की तो बताइएगा 1834 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद चार्ल्स मैटकॉफ आएगा जिसने 1809 में क्या की थी, रणजीत सिंह से संधि की थी, मैंने अभी आपको बताया कौन सी, अमृतसर की। चार्ल्स मैटकॉफ आएगा। ठीक है, मैटकॉफ आएगा 1836 के बाद, 1835-36 के बाद, याद रखिएगा। तो चार्ल्स मैटकॉफ में लिखेगा कि 1835 से 1836 के बीच में ये रहा, 1835 से 1836 के बीच में चार्ल्स मैटकॉफ रहा। बस इसमें एक ही है कि इसको भारत में प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है, लिख लीजिएगा। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोला जाता है, क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली चार्ल्स मैटकॉफ उसका आंसर होगा, लिख लीजिएगा। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारी रिवीजन क्लास जो है कंटिन्यू चलेंगी, है ना। तो उसी रिवीजन क्लास में हमारा गवर्नर जनरल चल रखा था, बायोलॉजी तक हमने पढ़ा था। जो आज गवर्नर जनरल है वो सर जॉर्ज वार्लो है ना। हम जल्दी जल्दी काम करते हैं। सर जॉर्ज वार्लो, ये व्यक्ति जो था 1805 से लेके 1807 के बीच में जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके टाइम पे क्या हुआ था वो जल्दी जल्दी हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। पहला याद रखिएगा, इसने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हस्तक्षेप की नीति को अपनाया इसने। और इसका जो दूसरा था याद रखिएगा, इसके टाइम पे 1806 में याद रखिएगा वेल्लोर में, ठीक है, वेल्लोर एक जगह थी, वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था। वेल्लोर में क्या हुआ था बताइएगा, सैनिक विद्रोह हुआ था। तो उसके टाइम पे दो ही इंपॉर्टेंट है कि इसने हस्तक्षेप नीति का जो है फॉलो किया था। ठीक है, और दूसरा इसने 1806 में इसके टाइम पे वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था। एक्चुअल में क्या हुआ था वेल्लोर में इसने क्या कर दिया था, वेल्लोर के जो सैनिक थे, जैसे हम लोग देखा होगा कि हम लोग हिंदू धर्म से है तो हम लोग जैसे ताबीज हो गया है ना, तो सर में जैसे मतलब कुछ और भी ले लो, ताबीज ले लो, कुछ और भी ले लो, ऐसे इंडिकेटर्स पहनते हैं कि जो मतलब कई बार हम
हमसे कोई पंडित कह देता है या कोई अन्य आदमी कह देता कि भैया अंगूठी पहनेगा तो क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा बताइएगा, ये आपके लिए सेफ रहेगी, ऐसा कुछ मतलब धार्मिक चिन्ह, मतलब ठीक है, जो हमारे धार्मिक चिन्ह रहते हैं जिन्हें हम अपने शरीर पे या माथे पे या कहीं कहीं ना पहनते हैं, तो धार्मिक चिन्ह। इसने क्या कर दिया याद रखिएगा, 1806 में इसने भारतीय सैनिकों के धार्मिक चिन्ह पर प्रतिबंध लगा दिया कि भैया अब कोई भी जो भारतीय सैनिक है वो सेना में आएगा तो वो धार्मिक जो है चिन्ह नहीं लगाएगा, चाहे वो ताबीज हो कुछ और भी हो। तो ऐसी स्थिति में वेल्लोर के जो सैनिक थे उन्होंने सैन्य विद्रोह कर दिया, तो इसीलिए ये धार्मिक चिन्हों को प्रतिबंध को लेके जो है पहली बार भारत में इसके टाइम पे वेल्लोर से जो है सैनिक विद्रोह उठा था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, सैनिक विद्रोह उठा था। इसके बाद मिंटो प्रथम आता है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम आता है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसके टाइम पे सबसे पहले क्या होता है, 25 अप्रैल 1809 को, ये काफी इंपोर्टेंट डेट है इसके टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के प्रथम के टाइम पे राजा रणजीत सिंह से इन लोगों की ये, और इसकी ओर से जो भाग लेने जाता है वो चार्ल्स मैटकॉफ जाता है। ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ, तो अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मैटकॉफ ने और भारतीयों की ओर से राजा रणजीत सिंह ने जो है 25 अप्रैल 1809 को जो है अमृतसर की संधि की थी। अमृतसर की संधि, क्वेश्चन आता है कि अमृतसर की संधि किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मिंटो प्रथम, और अंग्रेजों की ओर से भाग किसने लिया था, चार्ल्स मैटकॉफ। इसमें हुआ क्या था, जो सतलज नदी है, ठीक है, जो सतलज नदी है उसके पूर्वी क्षेत्र को तो अंग्रेजों को दे दिया गया था और पश्चिमी क्षेत्र जो था वो राजा रणजीत सिंह को दिया था। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र, तो इसीलिए बताया जाता है कि कौन सी संधि से अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह के बीच में सतलज नदी एक मिडिएटर का यानी कि एक डिवाइडर का काम किया, तो वो कौन सी संधि थी बताइएगा, अमृतसर की संधि, जो राजा रणजीत सिंह वर्सेज चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में हुई थी 25 अप्रैल 1809 में, किसके टाइम पे, लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा 1807 से 1813 तक इसका टाइम पीरियड लिखेगा, 1807 से 1813। इसके टाइम पे देखिएगा 1813 का जो है चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था जो दूसरे नंबर का था। ठीक है, पहले नंबर का चार्टर एक्ट आया था 1793 में, चार्टर आए थे 20-20 साल में, पहला 1793, दूसरा 1813, तीसरा 1833 और चौथा 1853 में, याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट था, याद रखिएगा। इसमें क्या कर दिया 1813 में, कंपनी का एकाधिकार जो है सिर्फ, याद रखिएगा, एकाधिकार चीन, चाय व अफीम, चीनी चाय व अफीम। ठीक है, चीनी चाय व अफीम में कंपनी का एकाधिकार रहेगा, इसके अलावा जो भी और चीजें रहेंगी उनमें अदर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 1833 में चीनी चाय अफीम के अलावा इस पे कंपनी का एकाधिकार रखा और सभी पे प्रतिबंध हटा दिए थे। ठीक है, और 1833 में क्या किया, चीनी चाय अफीम से भी कंपनी का जो एकाधिकार था उसे हटा दिया और सारे अंग्रेज जो थे कहा कि कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो 1813 के एक्ट में सिर्फ चीनी चाय और अफीम के अधिकार रखे, उसके अलावा सारे समाप्त कर दे। ठीक है, मतलब आंशिक रूप से समाप्त किए, आंशिक रूप से समाप्त किए 1813 में, और पूर्णतः समाप्त आएगा तो आपका आंसर क्या होगा बताइएगा, 1833 का एक्ट आया था। तो 1833 का एक्ट आया था, 1813 के एक्ट में ये बात कही गई थी। इसके अलावा इसके शासनकाल में जो 1813 का एक्ट आया था उसमें पहली बार भारत में शिक्षा के लिए, याद रखिएगा, ठीक है, भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात किसमें की गई थी, 1813 का भारत का चार्टर एक्ट था, और किसके शासनकाल में आया था, लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में। तो इसके शासनकाल की 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, सारी चीजें नोट करते रहिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन टपक सकता है आपके यूकेपीएससी में, क्योंकि 40 नंबर का जीएस है तो जीएस अच्छा पूछेगा, तो मोस्ट ऑफ मैं आपको आपका जीएस जो है वो रिवीजन करवा दूंगा पूरा। ठीक है, इसके बाद जो आएगा याद रखिएगा, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, इसके बाद अगला आएगा लॉर्ड हेस्टिंग। एक तो वॉरेन हेस्टिंग चला गया, ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स है, याद रखिएगा, ये 1813 से लेके 1823 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। सबसे पहले इसके शासनकाल में क्या हुआ था, 1814 से लेके 1816 के बीच में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, है ना, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, याद रखिएगा, बीच में आंग्ल लिख लीजिएगा, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। और आपको पता है इस युद्ध का जो समापन हुआ था वो संगोली की संधि से हुआ था, किसकी बताइएगा, संगोली की संधि से हुआ था। संगोली की संधि से प्रथम आंग्ल
किसका बताइएगा, नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। कई बार, 1 मिनट बच्चों, कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि भैया जो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ठीक है, वो किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, और 1813 से 1823 का इसका कार्यकाल था, और किस संधि से हुआ था, संगोली की संधि से। उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा जा सकता है, और इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया के संदर्भ में भी पूछा जाएगा, उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा इसने दूसरा काम क्या किया, इसने पिंडारियों का दमन किया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी एक लुटेरा दल था, ठीक है, याद रखिएगा, पिंडारियों का दमन करने वाला पूछेगा तो लॉर्ड हेस्टिंग, इसने पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी एक लुटेरों का दल था जिसको मराठा, जिन लोगों को मराठा का समर्थन प्राप्त था, ठीक है, इन लोगों को जो है मराठा का समर्थन प्राप्त था, तो इसका अंत किसने किया बताइएगा, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग ने इसका अंत किया था। और इनको जो है मराठों का था, ये एक लुटेरों का दल था। अगर आप देखना चाहो तो सलमान खान की वीर मूवी है, इसी पे है, ठीक है, इन्हीं पिंडारियों पे है, याद रखिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको जानकारी मिल सकती है। इसके टाइम पे इसने मराठों के साथ तृतीय युद्ध किया था, ठीक है, मराठों के साथ तृतीय युद्ध किया था, और मराठा संघ का अंत कर दिया था, याद रखिएगा, मराठा संघ का अंत कर दिया था इसने, किसने, लॉर्ड हेस्टिंग ने। समझ में आना, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला आंग्ल पिंडारियों का दमन, और मराठा का पराजित कर दिया था, उसको भंग कर दिया था, ठीक है। इसके टाइम पे क्या हुआ था, इसके अलावा, ठीक है, इसने जब संगोली की संधि की थी और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जीता था, तो इसको मार्केस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा, मार्केस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि मार्केस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि उसको किस युद्ध के एवज में दी गई थी, तो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के संबंध में इसे मार्केस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी गई, ठीक है। इसके अलावा इसके शासनकाल की बात करें तो इसके शासनकाल में 1820 में, याद रखिएगा, रियतवाड़ी को लागू किया टॉमस मुनरो ने, ठीक है, मुनरो ने। और इसी के शासनकाल में 1822 में महालवाड़ी को लागू किया, किसने बताइएगा, हार्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के शासनकाल में 1820 में रियतवाड़ी टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया। रियत का मतलब किसान होता था, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से किसानों से जो है संबंध स्थापित किए इन लोगों ने, और भारत में सबसे ज्यादा भूभाग पर यही रियतवाड़ी जो थी स्टैंड थी, 51% भूभाग पर भारत में रियतवाड़ी जो थी लागू की गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद महालवाड़ी भारत के 30% क्षेत्रफल पर जो थी लागू थी, ठीक है। महाल का मतलब होता था गांव। इसमें क्या किया जाता था, एक गांव के मुखिया को जो टैक्स देता था उसका मुखिया बना दिया जाता था, और वही जो था अंग्रेजों को क्या पहुंचाता था, टैक्स पहुंचाता था। तो इसीलिए इसको महालवाड़ी कहा गया, जो हार्ट मैकेंजी द्वारा लागू की गई 1822 में, इसी के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में 1820 में रियतवाड़ी की जो है वो भी लागू किया गया था। इसके अलावा डीके कुर्बे आपने नाम सुना होगा, ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा डीके कुर्बे, ठीक है, डीके कुर्बे लिख लीजिएगा। डीके कुर्बे नहीं है, डेविड हेयर है, सॉरी, डेविड हेयर ने इसी के शासनकाल में कलकत्ता में, याद रखिएगा, क्या किया था, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डेविड हेयर ने किसके शासनकाल में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है, डेविड हेयर ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में। इसके अलावा इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रेस पर सेंसरशिप लगाई थी, किसने बताइएगा, वेलेजरी ने। इस व्यक्ति ने प्रेस पर जो सेंसरशिप लगाई थी, मतलब प्रेस पर प्रतिबंध को कुछ हद तक जो है समाप्त कर दिया था, ठीक है, प्रेस के प्रतिबंध कुछ हद तक जो है समाप्त किए, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, समाप्त किए थे कुछ हद तक, किसने, प्रेस पर प्रतिबंध किसने बताएगा, लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे लॉर्ड हेस्टिंग से जो पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद आएगा लॉर्ड एमहर्स्ट आएगा। इसके बाद अगला गवर्नर जनरल बंगाल का, ये जो है याद रखिएगा 1823 से 1828 के बीच में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। इसके शासनकाल में याद रखिएगा एक चीज हुई थी, इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, प्रथम
आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, लिख लीजिएगा। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था इसके शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में, ठीक है। और भारत के कुछ इलाके दे दिए थे। 1800 इसके अलावा इसके शासनकाल में 1824 में बैरकपुर छावनी से एक सैन्य विद्रोह हुआ था। 1824 में बैरकपुर छावनी से एक सैन्य विद्रोह हुआ था। ये पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि जो बैरकपुर छावनी है, मंगल पांडे यहीं से था। तो पहली बार बैरकपुर छावनी से जो सैन्य विद्रोह हुआ था वो लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे हुआ था, याद रखेगा। और प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध भी हुआ था। इसके साथ वर्मा के कुछ क्षेत्र और मणिपुर, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध को जीतने के बाद मणिपुर के कुछ क्षेत्र, वर्मा के कुछ क्षेत्र और मणिपुर जो है भारत को मिला था, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आता है कि मणिपुर का विलय भारत में किस युद्ध से हुआ था? तो आंग्ल वर्मा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मणिपुर का विलय किया था भारत में, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद जो इंपोर्टेंट आता है, लिख लीजिएगा, वो आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसके दो कार्यकाल लिखिएगा, ठीक है। दो कार्यकाल लिखिएगा। एक लिखिएगा 1828 से लेके 1833 के बीच में, और एक कार्यकाल लिखेगा 1833 से 1835 के बीच में। ऐसा मैंने दो जगह लिखा था। एक तो आपका वॉरेन हेस्टिंग पे, तो 1828 से 1833 के रूप में ये बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में होता है। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में होता है, ठीक है। यही व्यक्ति गवर्नर जनरल के रूप में होता है इस टाइम पीरियड में। और इसके बाद याद रखेगा 1835 से 1833 से 1835 के बीच में ये प्रथम, ठीक है, भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में होता है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में होता है, ठीक है। तो एक शासनकाल 1828 से 1833 के बीच में बंगाल का अंतिम गवर्नर होता है यही, कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और 1833 से 1835 के शासनकाल में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में होता है, याद रखेगा, ठीक है। दो शासनकाल चलेंगे इसके, काफी इंपोर्टेंट। तो इस व्यक्ति के इस लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ दो उपाधियां जुड़ी हैं। ये पर्सनैलिटी ऐसी है जिसके साथ दो उपाधियां जुड़ी हैं। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी है और भारत का प्रथम जो है गवर्नर जनरल भी, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 से 1835 और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल 1828 से 1833 के बीच में रहता है। तो 1833 से 1828 से 1833 के बीच में कुछ इंपोर्टेंट काम करता है। जैसे सबसे पहले 1829 में ये आपका आधुनिक भारत के पहले पुरुष, याद रखिएगा, राजाराम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का द एंड करता है। सती प्रथा का द एंड करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 1829 में, ठीक है। सती प्रथा का अंत करता है। इसके बाद 1830 में ठगी प्रथा का भी अंत करता है। ठगी प्रथा का भी अंत करता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठगी प्रथा का भी अंत करता है। पहला सती प्रथा का अंत 1829 में और राजाराम मोहन राय के समर्थन से, और 1830 में याद रखिएगा ठगी प्रथा का अंत करता है। और इस ठगी प्रथा के अंत करने के लिए जो है एक कर्नल सलीमैन को नियुक्त करता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्चुअल में जो ठगी प्रथा का अंत किया था वो कर्नल सलीमैन ने किया था। अगर आपसे पूछे कि किस गवर्नर जनरल का शासनकाल था तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बताओ इसके शासनकाल में, पहले वाले शासनकाल में, तो इसने जो सरकारी सेवाएं थी, ठीक है, जो सरकारी सेवाएं थी उनमें योग्यता को आधार बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने सरकारी सेवा में योग्यता को आधार बनाया था? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, याद रखिएगा। लिख लीजिएगा सारी चीजें, ठीक है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसने इसी शासनकाल में कलकत्ता में, याद रखिएगा, मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। ठीक है, कलकत्ता में, इसी बीच में मेडिकल कॉलेज। क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव, कलकत्ता में देखिएगा, मदरसा तो मैंने वॉरेन हेस्टिंग बताया था 1781 में, ठीक है। कलकत्ता में क्या आपका मदरसा, ठीक है। और कलकत्ता में प्रथम मेडिकल कॉलेज की नींव पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी के शासनकाल में 1833 का एक्ट आया, याद रखिएगा, ठीक है। चार्टर्ड तीसरा एक्ट था। इसमें कुछ बातें इंपोर्टेंट थी। पहला तो याद रखिएगा
कि जो कंपनी का एकाधिकार था चीनी चाय और अफीम का, उसको बंद कर दिया गया, ठीक है, पूर्णतः उसका एकाधिकार पूर्णतः बंद कर दिया। दूसरा, 1833 के एक्ट में क्या कर दिया गया, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसी एक्ट में इसको लास्ट घोषित किया और इसी एक्ट में इसको भारत का प्रथम जो है क्वेश्चन आता है कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस एक्ट के माध्यम से हुई थी, तो 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा हुई थी, ठीक है। इसके अलावा कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद करवाया इसने, ठीक है, कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित याद रखिएगा, ठीक है, सर्किट कोर्ट को बंद करवा दिया, सर्किट कोर्ट को बंद करवा दिया इस बंदे ने, कहा बंद करो, ठीक है, सर्किट कोर्ट बंद करो, ये हेडक है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समझ में आया ना। इसके अलावा याद रखिएगा, इसके टाइम पे जो 1833 का एक्ट आया, तो 1833 के एक्ट में कहा गया कि एक विधि आयोग खुलेगा, ठीक है। 1833 के एक्ट में कहा गया था, जो 1834 में खुला था, और 1834 में जैसे ही हुआ था विधि आयोग, तो इसका प्रथम अध्यक्ष याद रखेगा लॉर्ड मैकाले को बनाया था, और लॉर्ड मैकाले को पकड़ के रखेगा, ये व्यक्ति जो है बिल्कुल उछल कूद करेगा, क्वेश्चन बन सकता है इससे, लॉर्ड मैकाले से, याद रखेगा। लॉर्ड मैकाले आपने सुना होगा, ठीक है। इसने क्या किया, 1833 में विधि आयोग का गठन हुआ, 1834 में ये इसका अध्यक्ष बना, और इसको जिम्मेदारी दी गई, याद रखिएगा, भारत में शिक्षा नीति का मसौदा बनाने के लिए, ठीक है, भारत में शिक्षा नीति का मसौदा बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा गया कि भारत में शिक्षा कैसे दे, इसकी जांच पड़ताल करो, क्या देसी भाषा में दे या अंग्रेजी भाषा में दे, ऐसा करके इसको जांच के लिए एक इसकी मतलब अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। 1835 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया जाए। तो जब इसकी रिपोर्ट सौंपी तो अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो 1835 में ऐसी डेट है जब, याद रखिएगा, भारत में क्या कर दिया गया, भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया। तो भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, ठीक है, किसके रिपोर्ट की सिफारिश पे हुआ और किसने करवाया, मोस्टली तो लॉर्ड मैकाले ने। और किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1835 में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हुआ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसी के शासनकाल में 1833 के आसपास में राजा राम मोहन राय जो थे, वो एक राजा था मुगल काल का, अकबर द्वितीय था, ठीक है, अकबर द्वितीय। तो उसकी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड गए, ठीक है, इंग्लैंड गए, तो वहीं पे इंग्लैंड में ही याद रखिएगा वो उनकी मृत्यु हुई, और वहीं पे उनका समाधि स्थल है, किसका, राजा राम मोहन राय का, ठीक है। तो क्यों गए थे, याद रखिएगा, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ये गए थे वहां और इनकी मृत्यु हो गई थी वहीं पे, ठीक है। इसके अलावा भारत में विधि का शासन स्थापित करने का श्रेय जाता है इस व्यक्ति को, विधि का शासन स्थापित करने का श्रेय जाता है, ठीक है, करने का श्रेय जाता है, याद रखिएगा, किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। विधि का शासन आपने देखा होगा आर्टिकल 14 में है, और उसके तहत संविधान में कहा गया है कि विधि के सामने सब एक समान है। आप कोई भी क्राइम करे, कोई भी कुछ करे, तो जिस विधि से किसी को भी सजा दी जाएगी उसी विधि से आपको भी दी जाएगी, आप कोई भी हो, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 14 में जो विधि का शासन है, इसके तहत 2 पदों को जो है, याद रखिएगा, छूट दी गई है, एक आपका राष्ट्रपति को और एक जो है राज्यपाल को। इन 2 व्यक्तियों को याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 14 में जो विधि का शासन है, जो सारा कोई भी क्राइम करेगा, कुछ भी करेगा, तो एक समान, मतलब विधि का शासन का मतलब क्या है, विधि सबके लिए एक समान है भाई, आप कुछ करो, ठीक है, कुछ भी करो, आप कौन हो मतलब नहीं पड़ता है, क्योंकि विधि का शासन एक समान है। तो विधि का शासन सब पे समान लगेगा। आपने कुछ किया है और सामने वाले ने कुछ किया, आप चाहे किसके बेटे हो, तो फर्क नहीं पड़ता, आपको वही सजा मिलेगी जो एक लास्ट लेवल के व्यक्ति को भी मिलेगी, ठीक है। तो इस आर्टिकल के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है, याद रखिएगा, ये अपवाद है, क्योंकि इनको आर्टिकल 361 के तहत कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं। क्या प्रोटेक्शन दिए गए हैं, कहा गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध उनके शासनकाल के दौरान कोई भी आपराधिक केस नहीं चलाया जा सकता, ठीक है, बहुत कम, रेयर चांसेस रहते हैं। कहा गया है आर्टिकल 361 में कि राष्ट्रपति और राज्यपाल
के प्रति आपराधिक केस नहीं चलाया जा सकता। हाँ, वो पद से रिटायर हो जाएंगे तो भैया बिल्कुल चला दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भारत की एक गरिमा का पद है, इसलिए ये कहा गया है संविधान में, याद रखिएगा। ठीक है, आपको लिख लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसने 1934 में लिख लीजिएगा आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की। 1834 में इस व्यक्ति ने क्या किया बताइएगा? आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की, पूछा जाएगा कब की तो बताइएगा 1834 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद चार्ल्स मैटकॉफ आएगा, जिसने 1809 में क्या की थी? रणजीत सिंह से संधि की थी, मैंने अभी आपको बताया है कौन सी, अमृतसर की। चार्ल्स मैटकॉफ आएगा। ठीक है, मैटकॉफ आएगा 1836 के बाद, 1835-36 के बाद, याद रखिएगा। तो चार्ल्स मैटकॉफ में लिखेगा कि 1835 से 1836 के बीच में ये रहा, 1835 से 1836 के बीच में चार्ल्स मैटकॉफ रहा। बस इसमें एक ही है कि इसको भारत में प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है, लिख लीजिएगा। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोला जाता है, क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली चार्ल्स मैटकॉफ उसका आंसर होगा, लिख लीजिएगा। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है।